अध्याय 12। अध्याय 11 में हमने पढ़ा था कि मीनू के पिताजी को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी हालत अत्यंत नाजुक हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूर्ण आराम करने की सलाह दी थी। माँ, आशा और रोहित दिन रात उनकी सेवा में लगे थे। मीनू भी हॉस्टल से मेरठ से मीरापुर वापस अपने पिताजी को देखने आ गई थी। दिन रात ये भी मीनू अपने पिताजी की सेवा में लगी हुई थी। दूसरे दिन ही मीनू की बुआ जी अपने भाई को देखने के लिए आती है, तो वे अपने भाई की तबीयत के साथ उनसे कई तरह की उनसे बातें भी करती हैं, जिसमें वह कहती है कि तुम्हारी बेटियां दो बेटियां जवान हो रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें अपनी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। एक दिन रुककर मीनू की बुआ जी वापस अपने घर चली जाती है, परंतु अपने भाई को गहरी चिंता में डुबा देती है। उसके पिताजी अत्यंत बेचैन हो जाते हैं। बुआ जी के जाते ही वे अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी दोनों बेटियों की शादी कौन करेगा, तुम मीनू से की शादी के बारे में बात करो। परंतु मीनू कहती है कि जब तक मैं अभी वकील की पढ़ाई कर रही हूँ, जब तक मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लूंगी, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तुम अपनी मेरी छोटी बहन आशा की शादी पहले कर दो। परंतु उसके माताजी पिताजी इस बात में दुविधा में रहते हैं कि बड़ी बेटी के होते हुए हम छोटी की शादी पहले कैसे कर सकते हैं। वे दोनों अभी इसी विचारों में खोए होते हैं कि मीनू मेरठ अपने हॉस्टल में पढ़ाई का नुकसान होने के कारण मेरठ वापस आ जाती है। अभी अध्याय 12। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अमित की शादी का सिर्फ एक महीने ही तो रह गया था, इसलिए जेवर कपड़ा सब कुछ अभी बनाना था। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किन किन को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थी। मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य की सलाह ले रहे थे। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, ये बताओ शादी के बाद प्रीति भोज करना है कि नहीं। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है। पहले ही मड़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला दिया देते हैं। परंतु तुम ये तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीति भोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। और फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बात बनाएंगे। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी और आप अमित की सलाह कर लो, वे क्या चाहता है, उनकी पत्नी ने कहा। तो अभी यहाँ क्या बताया है कि अभी अमित की घर, मायराम जी के घर में क्या अमित की शादी की तैयारी हो रही है। अमित की शादी मतलब सरिता से हो रही है अभी, तो एक महीना शादी को रह गया है। तो एक महीना पहले क्या है, शादी के घर में शादी की तैयारी कैसी होती है, वो सब तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। सब उसकी माँ अमित के पिताजी बैठे सलाह कर रहे थे कि शादी में हमें कितने जेवर देने हैं, हमें कितने कार्ड छपवाने हैं, किन किन लोगों को बुलाना है, हमें शादी के बाद क्या प्रीति भोज करना, प्रीति भोज मतलब रिसेप्शन करना है कि नहीं करना। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि शादी की पहली दावत दे देती है, तो पहले हम क्या है बिरादी वालों को सब इकट्ठा कर लेते हैं। बिरादी मतलब अपने जितने रिलेटिव है। यहाँ पर एक वर्ड आया ना, पहले ही मड़े पर सब बिरादी वालों को, मतलब पहले ही जो हम एक कोई प्रोग्राम जो फंक्शन करते हैं उसमें सब रिश्तेदार आके हमको खाना खिला दिया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ तो क्या ऐसा रिसेप्शन का रिवाज नहीं है। तो मायराम जी क्या बोलते हैं कि हम क्या है शादी के बाद ही दावत दी जाती है, हम लोग क्या प्रीति भोज नहीं देगी, रिसेप्शन नहीं करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बड़े घर की लड़की आई। सहिता तो धनीमल जी की लड़की थी, धनीमल जी बहुत अमीर थे कि धनी घर की लड़की आई है, दावत नहीं देंगे तो सब हमारी बातें बनाएंगे, मतलब उनको अपनी इंसल्ट फील होगी। तो मायराम जी की पत्नी ने कहा, ठीक है, यदि आप चाहते हो कि दावत बाद में दी जाएगी, तुम अमीर से भी सलाह कर लो। तो इस प्रकार क्या शादी की पूरी तैयारियों की घर में चर्चा होती है। अमित अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर ले। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में। तो दावत शादी के अगले दिन में ही हो जाएगी, पर ये तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। देखो अमित की माँ, मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा, इसलिए एकदम बोल पड़ी,
बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? एक अकेला ही तो बेटा है। इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है। हमारे समय में एक एक दो दो किलो सोना चढ़ा जाता था। तभी मायराम जी गुस्से में बोल पड़े, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपए में आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपए के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल। बताओ, पैसे की कोई कीमत ही नहीं रही है। कुछ देर सोचने के बाद वे बोली, अच्छा तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी। सरिता के लिए नए फैशन के जेवर उस सोने से बनवा लेना। तुम अपना सोना दोगी चाहने के लिए? नहीं नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना, मायराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। तो यहाँ पर अभी क्या बात करें, अमित ने मतलब जब मायराम जी ने अपनी पत्नी को कहा तो अमित से सलाह कर लो, तो अमित की माँ क्या बोलती है, अमित तो शादी के बारे में कुछ कहता ही नहीं है। जब से कुछ पूछो शादी के बारे तो कहता है तुमको जैसा उचित समझे तुम वैसा ही कर लो। क्यों अमित हर समय ऐसा जवाब देता है? वो क्योंकि सरिता से शादी नहीं करी, उसको सरिता तो पसंद ही नहीं थी। वो तो उसके माँ पिताजी की जबरदस्ती कहा वो शादी करने के लिए हाँ पा रहा था कि अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो कहता जैसे तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जैसा उचित लगता है तुम वैसा ही करो। फिर जब उसके पिताजी पूछते हैं कि सेवर क्या है, हमें बहू के लिए जेवर तैयार करनी है, तो कपड़े में जेवर कितने खरीदने हैं, हमें कपड़ा कितना बनाना है। तो अमित की माँ को क्या बोलते हैं, मायराम जी बोलते हैं कि हम 2 सेट दे देंगे और 4 कंगन, कंगन मतलब हाथ में पहनने वाली चूड़ी जो कंगन है, वो 2-4 हम कंगन चढ़ा देंगे। तो पत्नी को तो मतलब वो वैसे ही बोलती थी, नहीं अमीर घर की लड़की आ रही है, मतलब उसको ये था कि समाज में मेरी इज्जत कम ना हो, शोबाजी भी ज्यादा लगा रहेगी कि उनके पास इतना इतना है नहीं। वो तो कहेगी नहीं, अमीर घर की लड़की आ रही है, हमारा एक अकेला अमीर बेटा है, हमारे यहाँ इकलौती बहू आएगी, हम उसे क्या है 1-2 किलो सोना तो चढ़ाएंगे। अभी 1-2 किलो सोना, मायराम जी ने जब की कीमत बताई कि 1-2 किलो सोने की, तुम 1 किलो सोने की बात कर रही हो, कम से कम 2.5 लाख रुपए आएगा, तुम्हारे पास इतना पैसा है? जब मायराम जी ने ये कहा तो क्या वो चुप हो गई, तो कहती कुछ सोना मैं अपने पास से दे दूंगी। तो उस बात पे भी मायराम जी ने इनकार किया, तुम अपने पास अपना सोना निकालोगे क्यों? तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ये तुम बुढ़ापे अपने पास तुम कुछ पड़ा रहने दो, हमारे पास जितना है हम उतना ही देंगे, तुमको अपना सोना निकाल देने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में जेवरों का? बुढ़ापे में कोई जेवर पहनने पर थोड़ी ना सजूंगी, वैसे भी सब बहू बेटे के ही काम आएगा। तुम बड़ी नासमझ हो अमित की माँ। बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी बड़ी बड़ी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों के लालच तो हो ही जाता है। बड़े विश्वास से उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा, दिखता भी बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा? मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की समझ में कुछ कुछ आई। वे बोली, हाँ ये बात तो सही है, ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज्यादा जेवर ही खरीद लेना। कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। नाक नाक किस बात में कटेगी? जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। तो जब मायराम जी अपनी पत्नी को कहते हैं तो अपना क्या, अपने जीवन मत निकालो, ये हमारे बुढ़ापे में क्या सहारा रहेगा, तो थोड़ा अपने पास यदि रहेगा, मतलब मायराम जी ने क्या अपनी पत्नी को क्या कहा। जैसे आजकल भी हम ऐसे देख रहे हैं, हमारे समाज में भी ऐसे ही हो रहा है। यदि माँ बाप के पास कुछ जमीन जायदाद कोई पैसा है तो बहू बेटे उनकी सेवा करते हैं। सबको मतलब आज का इतना दिखावा हो गया है कि सगे बच्चे जो बेटे होते हैं वो भी क्या अपने माँ बाप को क्या है पूछते नहीं है, यदि उनके पास कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं पूछता। तो यही बात क्या उन्होंने क्या बोला था कि तुम मतलब जितना तुम्हें ऐसा अपना पैसा बचा के रखो कि ये तुम्हारे पास कुछ होगा तभी बहू बेटा तुम्हारी सेवा करेंगे। तो माहिराम जी की पत्नी तो मतलब बहुत घमंड से कहती, नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। माहिराम जी कहते तुम्हारा बेटा अच्छा है, पर तुम्हारी भाई बहू यदि ऐसी आई तो तुम क्या करोगी? तो माहिराम जी की बात उनकी पत्नी के समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, जितना हम होगा उतना ही हम जीवन। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि साड़ियां कितनी खरीदनी है? 11 साड़ियां चढ़ा देंगे बहू को। बस 11 साड़ियां ही? कम से कम 21 साड़ियां तो चढ़ानी ही चाहिए। तुम अपनी बदनामी कराओगे क्यों? इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चाहना तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं।
5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर बोले। वे चाहे कुछ भी दे, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, ना ही हमने उनसे कुछ मांगा है। उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है। और जहां तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने में अमित और उसकी छोटी बहन मधु कमरे में आ गई। उन्हें लगा कि किस बात पर उनके पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं। अमित की मां उठकर बाहर चली गई। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बिठाया, उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे। अभी यहाँ पर क्या है, जेवर की बात खत्म हुई कि जितना जेवर होगा उतना चढ़ाएंगे। अब मायाराम जी ने अपनी पत्नी से साड़ियों के बारे में पूछा कि हम 11 साड़ियां चढ़ा देंगे। तो 11 साड़ियां भी मायाराम जी की पत्नी को कम लगी, तो वो बोलते नहीं 21 साड़ी चढ़ाएंगे। यदि हम कम चढ़ाएंगे तो बड़े घर, बस बड़े घर की बेटी आ रही है, बड़े घर की बेटी आ रही है, समाज में हमारी इज्जत होनी चाहिए। बस मायाराम जी की पत्नी का बस एक ही कथन था कि हमें समाज में सबको अपना नाम रोशन करवाना है, तो बड़े घर की लड़की को हम चाहना अच्छा पड़ेगा। तो वो एग्जाम्पल दे रही है कि धनीमल जी 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो मायाराम जी गुस्सा हो जाते हैं। 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, हमने उनसे कोई मांगा नहीं है। यदि उन्होंने दे भी रहा है तो वो अपनी लड़की को दे रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मायाराम जी भी वैसे एक तरह से दहेज के विरोधी थे, पर तो अपने पत्नी के बहकावे में आकर क्या है, वो दहेज मतलब जबरदस्ती उसकी पत्नी जब उनको पत्र लिखवाया तो उनके कहने पर वो आ गए थे। तो मायाराम जी भी दहेज का विरोधी करते थे। मायरान जी जब एकदम उनको अपनी पत्नी को चिल्लाते हैं, तो इतने में क्या है, अमित और छोटी बहन मधु जो कमरे में थी, दूसरे कमरे में, तो वो भी क्या है दौड़ दौड़े आ जाते हैं कि पिताजी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो अमित की माँ उठकर क्या बाहर चली जाती है। जैसे क्या मधु और आशा आते हैं तो अमित की माँ उठकर बाहर चली जाती है। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बुलाया और कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे। अभी कार्ड की सलाह अमित और मधु से हुई। अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वे अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। अभी उन तीनों की बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। धनीमल जी की आवाज सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे में बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब, शादी का सिर्फ 1 महीना रह गया है, मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कराऊं। उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि पैसा आप कैसे खर्च कराना चाहते हैं। जैसा आप उचित समझे वैसा ही खर्च कर दें। वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है, घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है और सामान भी है। अब यहाँ ये बताया है कि अमित, मधु और उसके पिताजी क्या बैठी किया, जब कार्ड के बारे में पूछते हैं कि हमें कितने लोगों को बुलाना है, कितने कार्ड छपवाने हैं, तो यह मधु क्या कहती है कि मेरा तो एक ही भाई है, मुझे क्या 30 कार्ड चाहिए, मैं अपने सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। तभी तीनों आपस में बात कर रही होते हैं, तुम क्या है, कौन आ जाते हैं, धनीमल जी आते हैं। धनीमल जी के सुन के मायराम जी उनके पास जाकर बातें करते हैं। धनीमल जी का मतलब वहां उस दिन आने का क्या मकसद था, वो ये बोलना चाहते कि 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, तो 5 लाख मैं तुम्हें किस तरह से दूं, तुम्हें क्या क्या लेने की इच्छा है। धनीमल जी ने क्या मतलब मायराम जी ने क्या जवाब दिया धनीमल जी को, कि तुमको जैसा चाहते हो तुम वैसे ही करो, हमारे घर में भगवान की कृपा से सब कुछ है, हमारे पास रहने के लिए घर है, सब घर में रहने की सब सुख सुविधा है, सब सामान है, हमें 5 लाख का कोई मतलब उनको कोई लालच। धनीमल जी ने बड़े ही अंदाज में कहा, भाई साहब, ये बात तो आपकी सही है, पर मैं ये सोच रहा था कि 3 लाख का तो एक फ्लैट में सरिता के नाम कर दूं। फ्लैट का नाम सुनकर मायराम जी चौंके और बोली, फ्लैट, फ्लैट का क्या करना है, अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। ये बात सुनकर मायराम जी को क्रोध आ गया। वे गुस्से में बोली, तो क्या आप ये चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी तरीके से उसे पालकर बड़ा किया है? आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है,
मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सईता को भी एक फ्लैट दूं। फ्लैट की बात मायराम जी के दिल में जा चुकी। उन्हें ये आभास होने लगा कि ये सब धनीमल जी की चाल है। वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। ये बात ध्यान में रखते हुए मायराम जी ने उनसे पूछा, क्या सईता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? धनीमल जी ने बड़े विश्वास का उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर आप तो जानती है कि सईता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। पर शादी के बाद थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना होता है। देखो यहाँ धनीमाल जी अभी क्या मतलब बोलने आ रही है यहाँ पर कि मैंने अपनी दो बेटियों को क्या फ्लैट दिया है, तो मैं सईता को भी क्या है 3 लाख का एक फ्लैट लेकर दूंगा। जैसी फ्लैट की बात सुनते हैं महाराज जी तो एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। मतलब तुम्हारा मतलब है कि क्या अमित और तुम फ्लैट दे दोगे तो अमित और क्या सईता अलग घर गृहस्थी बनाएंगे? हमारे तो एक ही लड़का है, वो हमसे क्या घर से अलग हो जाएगा? तो धनीराम जी ने क्या कहा कि हाँ आजकल तो सब बच्चे क्या है अपना अलग गृहस्थी बसाना अधिक पसंद करते हैं। तो ऐसे ही क्या मतलब मेरी दो लड़कियों की शादी की है, उनके साथ भी मैंने ऐसा दिया तो उनको अपनी गृहस्थी बसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब तो मायाराम जी को मतलब ये बात उनकी धनीमल जी की बात गहरे दिल में चुभ गई। तो उन्हें लगा कि सच में धनीमल जी की चाल है। वो शादी के बाद क्या अमित को हमसे अलग कर देंगे। तो ये विचार आते क्या वो पूछते कि सईता हमेशा रहना पसंद नहीं करेगी? तो बोलते रहने वो तुम्हारे साथ तो रहेगी, पर तो उसने आज तक जिंदगी में कोई काम काम क्या किया, एक गिलास पानी तक अपना नहीं पिया है। कहते हैं कि मायराम जी कहते हैं कि शादी के बाद तो तुम इसे थोड़ा बहुत काम तो हाँ सो तो है, परंतु सईता छोटी बेटी होने का बहुत ज्यादा लाड प्यार से पली है। धनीमल जी बोले। मायाराम जी को उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड प्यार में तो हमारा बेटा अमित भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। धनीमल जी ने बात रखते हुए कहा, भाई साहब आप ये रुपए किस तरह से खर्च कराना चाहते हैं? रुपए? ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित को फैक्ट्री लगवाई है। बस हमें एक खुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके। लगता है भाई साहब आप मेरी बात से नाराज होंगे। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही है। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ। आप विचार कर लीजिए कि इतना रुपए किस तरह से खर्च कराना है। मैं कल आकर आपसे पूछ लूंगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख कैसे खर्च कराना है ये आप सोच लें। ये कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपने कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। इस समय वे ऐसे दो राह पर खड़े थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर चला जाए। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी कोई ऐसी बात कह गई है जिसके कारण के पत्नी उनके पति इतने परेशानी में पड़े हैं। अब यहाँ पर क्या बताया मायाराम जी का मन मतलब क्या बता रहा है कि परेशान हो रहा है कि धनीमल जी लालच पर लालच दिए जा रहे हैं। 3 लाख का फ्लैट दे दूंगा, 2 लाख तुमको शादी में कैसे खर्च करने उसका हिसाब बता दो। मतलब उनकी धनीमल जी की हर बात उनको क्या है गहरा आघात लग रहा था उनको सुन के। तो महाराज जी की पत्नी ने जब देखा कि हाँ भी उसके पति बहुत परेशान है, तो उनको ये भी महसूस हो गया कि धनीमल जी ने कोई ऐसी बात करी है जिसके कारण के उनके पति बहुत अधिक परेशान। धनीमल जी की कही एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। तभी उनकी पत्नी वहां आकर बैठी, उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं। कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। ये बात सुनकर उनकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई और गुस्से से बोली, ये सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या वे हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके स्वयं कोई बेटा नहीं है तो क्या न जाने बेटे के अलग होने का दुख क्या होता है। अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रही है। ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया उनकी इस बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जवाब मैंने कोई नहीं दिया। वे चाहते हैं मैं अपने बेटे को उनकी व उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। ये कहते कहते मायाराम जी कुछ अधिक उत्तेजित हो गए। बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है।
ये कहकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले गए। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। वे बालकनी में इधर से उधर घूमता रहा। उसके हृदय में अनेक विचार घूमने लगे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं ही करना था। धनीमल जी के जाने के बाद क्या है, जब वो अपनी पत्नी से वो एकदम उत्तेजित होकर बात कर रहे थे, इतने में अमित आ जाता है। तो अमित को बताते हैं कि धनीमल जी ऐसे क्या है, एक अलग फ्लैट देना चाहते हैं और तुम्हारी अलग गृहस्थी बसाना चाहते हैं। तो जब अमित पूछता है महाराज जी तुमने इस बात का क्या जवाब दिया, तो वो क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, मैंने ये क्या है फैसला सब तेरे हाथ में छोड़ दिया है, तू जैसा उचित समझता है तुझको है, तू अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तू जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। तू शादी के लिए तैयार होगा तो हम शादी करेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो अमित के हृदय में तूफान उठ जाता है और ऐसा तूफान कि उसके कुछ नजर नहीं आता। ये बालकनी में इधर उधर मतलब बेचैन होकर घूमता है। उसके हृदय में भी अनेक विचार आते हैं। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। इतना बड़ा फैसला अब उसे स्वयं करना था। तो यहाँ पर हमारा 12 अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।